हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बायो बाबा। पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था कि फाइटोबायोलॉजी में किस तरह से लाइट का प्लांट्स के ऊपर इफेक्ट होता है। हमने वहां पे देखा था डिफरेंट टाइप की टर्मिनोलॉजी लाइक फोटोमॉर्फोजेनेसिस, कोटोमॉर्फोजेनेसिस एंड देन हमने फाइनली ये डिसाइड किया था कि कुछ ना कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसको हमने नाम दिया था फोटो रिसेप्टर्स, जो कि प्लांट में लाइट को सेंस करके डिफरेंट टाइप के मॉर्फोजेनिक रिस्पॉन्स देते हैं। यहां तक हम देख चुके थे। उसके बाद हमने ये देखा था कि बेसिक डिफरेंस क्या होता है इटियोलेटेड सीडलिंग एंड डी इटियोलेटेड सीडलिंग। आज हम ये देखने जा रहे हैं कि डिफरेंट टाइप के जो रिसेप्टर्स होते हैं लाइक फाइटोक्रोम, क्रिप्टोक्रोम, उनके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं और वो किस तरह से अपना सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं किसी प्लांट सिस्टम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला रिसेप्टर फाइटोक्रोम। ओके, तो आज हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? फाइटोक्रोम के बारे में बात करने जा रहे हैं। फाइटोक्रोम, फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि फाइटोक्रोम जो होते हैं वो रेड लाइट एंड फार रेड लाइट एंड फार रेड लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं, है ना। कुछ बेसिक चीज जो हमें पता होनी चाहिए कि फाइटोक्रोम की अगर बात करें तो फाइटोक्रोम के बेसिकली दो फॉर्म पाए जाते हैं, दो डिफरेंट फॉर्म में पाए जाते हैं। एक होता है पीआर फॉर्म और दूसरा होता है पीएफआर फॉर्म। पीआर का मतलब क्या है? ये रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। पीआर यानी फाइटोक्रोम रेड मीन्स ये रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। पीएफआर का मतलब क्या है? फाइटोक्रोम एफआर मतलब होता है फार रेड, यानी कि ये फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। क्लियर? नाउ होता क्या है, डार्क कंडीशन जब होती है, डार्क सीडलिंग होती है, डार्क कंडीशन होती है जब, ओके, तो उस समय पीआर की सिंथेसिस होती है। कौन सा फॉर्म सिंथेसाइज होता है? पीआर फॉर्म जो होता है वो सिंथेसाइज हो जाता है। ओके, और जब लाइट पड़ती है, जब लाइट होती है तो पीएफआर फॉर्म की जो एबंडेंस है वो ज्यादा होती है। मतलब एक बात हमें समझ में आ रही है क्या, कि जब लाइट प्रेजेंट रहेगी तो पीएफआर फॉर्म रहेगा और जब डार्क कंडीशन रहेगी तो पीआर फॉर्म प्रेजेंट रहेगा। बेसिकली अगर एक्टिव फॉर्म की बात करें तो पीएफआर हमारा जो होता है, पीएफआर ये हमारा एक्टिव फॉर्म है। ओके, ये हमारा क्या है? एक्टिव फॉर्म है। बेसिकली ये जो रिसेप्टर्स होते हैं, ये हमारा फाइटोक्रोम जो रिसेप्टर होता है, ये सिंथेसाइज, अगर सिंथेसिस साइट ऑफ सिंथेसिस की बात करें तो इसकी साइट ऑफ सिंथेसिस साइटोसोल है। ओके, तो अगर हम साइट ऑफ सिंथेसिस की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? साइट ऑफ सिंथेसिस की। ओके, तो साइट ऑफ सिंथेसिस की बात करें तो बेसिकली ये साइटोसोल में सिंथेसाइज होते हैं। ठीक, पीआर फॉर्म में बेसिकली सिंथेसिस होती है। सिंथेसिस किस फॉर्म में होती है? पीआर फॉर्म में सिंथेसिस होती है। और जो कि पीआर फॉर्म क्या है? एक तरीके का इनएक्टिव फॉर्म है। किस तरीके का फॉर्म है? पीआर फॉर्म एक तरीके का इनएक्टिव फॉर्म है, जो कि साइटोसोल में सिंथेसिस होती है। कब होती है? डार्क कंडीशन में। कब होती है? डार्क कंडीशन में। ये बातें क्लियर है? अब एक और चीज है इसके साथ कि पीआर फॉर्म और पीएफआर फॉर्म, ये दो डिफरेंट टाइप के जो फॉर्म है फाइटोक्रोम के, ये यहाँ पे आप लिख सकते हैं फाइटोक्रोम। ओके, तो पीआर और पीएफआर जो दो फॉर्म है डिफरेंट टाइप के, ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। मतलब ये कि लाइट के प्रेजेंस में पीआर से पीएफआर हो जाता है और जब लाइट एब्सेंस रहती है तो पीएफआर से वापस से पीआर हो जाता है। चलिए देखते हैं किस तरह से ये काम करते हैं। ठीक, तो आई थिंक कितनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो लेट अस इरेज इट एंड मूव अहेड। ओके ओके, तो हमने देखा कि पीआर और पीएफआर फॉर्म जो होते हैं वो इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। ओके, एक यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है कि जो मैक्सिमम जो सेंसिटिविटी होती है फाइटोक्रोम्स की, वो रेड लाइट और फार रेड लाइट को लेके होती है। बट एक और बात है यहाँ पे, इसके साथ साथ रेड लाइट और फार रेड को छोड़ के ये जो हमारा फाइटोक्रोम होता है
ये अल्ट्रावायलेट लाइट के लिए भी थोड़ा बहुत सेंसिटिव होता है, मतलब इसको हम माइनर कैटेगरी में मान सकते हैं। ओके, क्लियर। अब चलिए देखते हैं किस तरह से इंटर कन्वर्जन होता है। इंटर कन्वर्जन ऑफ PR टू PFR। क्लियर। तो सपोज ये PR है हमारा एंड लेट्स से दिस इज PFR। क्लियर। तो होगा क्या, ये PR से PFR में कन्वर्ट हो जाएगा। कब कन्वर्ट होगा? जब डे टाइम होगा। ओके, डे टाइम में क्या होगा, PR जो होगा वो PFR में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब ये कि डे टाइम में जो हमारा अबंडेंट फॉर्म होगा, डे टाइम में हमारा जो अबंडेंट फॉर्म होगा, इसलिए डे टाइम में हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे, जो हमारा मैक्सिमम फॉर्म होगा वो कौन सा होगा? PR फॉर्म नहीं होगा, PFR होगा, क्योंकि PR जैसे ही लाइट पड़ेगी, रेड लाइट पड़ेगी, तो PR जो है PFR में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डे टाइम में हमारा जो एबंडेंट फॉर्म होगा वो PFR फॉर्म होगा। क्लियर। इस बात को आप याद रखिएगा, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा फॉर्म कब एक्टिव होगा। ठीक। और जब डार्क कंडीशन होगी तो PFR फॉर्म वापस से PR में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक। ये कब हो जाएगा? ये डार्क कंडीशन में होगा। ठीक है, डार्क कंडीशन में होगा। तो एक कंक्लूजन हमारा ये निकल के आता है कि इटियोलेटेड सीडलिंग के टाइम, एट द टाइम ऑफ इटियोलेटेड सीडलिंग, द PR फॉर्म इज अबंडेंट। PR फॉर्म हमारा क्या है, वो अबंडेंटली पाया जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि PR फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है कब? नाइट टाइम में। और इसी को हम लिख सकते हैं क्या, इटियोलेटेड सीडलिंग है ना, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, इटियोलेटेड सीडलिंग। ठीक है, इटियोलेटेड सीडलिंग में ये फॉर्म मैक्सिमम होता है। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि PR से PFR फॉर्म में किस तरह से कन्वर्जन हो रहा है। ठीक। अगर ओके, तो अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, कि फाइटोक्रोम की जो स्ट्रक्चर होती है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस की बात करते हैं कि किस तरह से फाइटोक्रोम के स्ट्रक्चर होते हैं और किस तरह से फाइटोक्रोम दूसरे डिफरेंट टाइप के जो फोटो रिसेप्टर्स है उनसे अलग होता है। तो चलिए देखते हैं। ओके, तो हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस, है ना, स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ फाइटोक्रोम, क्लियर। स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ फाइटोक्रोम। तो कुछ की पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए कि फाइटोक्रोम जो होता है वो एक डायमेरिक स्ट्रक्चर है। फाइटोक्रोम क्या है? एक डायमेरिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, फाइटोक्रोम क्या है? डायमेरिक स्ट्रक्चर है। आइडेंटिकल सब यूनिट, 2 आइडेंटिकल सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है। 2 आइडेंटिकल सब यूनिट से मिलके बना हुआ है। क्लियर। ये जो अगर हम सिंगल मोनोमर की बात करें, अगर हम तो सिंगल मोनोमर की बात करेंगे तो इसमें हमें मिलेगा N टर्मिनल और C टर्मिनल। ओके, इसमें हमें क्या मिलेगा, एक होगा हमारे पास N टर्मिनल और दूसरा हमारे पास क्या होगा, C टर्मिनल। अगर आप थोड़ा आइडिया लगा पाए तो आपको पता होगा कि N टर्मिनल और C टर्मिनल किसका स्ट्रक्चर है, बेसिकली प्रोटीन्स में पाए जाते हैं। तो क्या हुआ, कंक्लूजन क्या निकला कि हमारा जो फाइटोक्रोम होता है वो एक तरीके का प्रोटीन है। ठीक है, अब प्रोटीन में भी प्रोटीन है। ओके, तो हमारा फाइटोक्रोम क्या हुआ, एक तरीके का प्रोटीन है। लेकिन प्रोटीन में भी अगर स्पेशल कैटेगरी की बात करें
तो ये किस तरह का प्रोटीन है? ये एक फ्लेवो प्रोटीन है। क्या है ये? फ्लेवो प्रोटीन है। ओके, फाइटोक्रोम्स क्या होते हैं? एक तरीके के फ्लेवो प्रोटीन्स होते हैं। क्लियर? तो ये कुछ पिन पॉइंट्स है जो हमें याद होने चाहिए फाइटोक्रोम की स्टडी करते टाइम। तो चलिए, हम बोल रहे हैं कि इतनी सारी चीजें हैं, एन टर्मिनल सी टर्मिनल, देख लेते हैं। उससे पहले एक और बात कि जो एन टर्मिनल होता है, जो फाइटोक्रोम का एन टर्मिनल होता है, एन टर्मिनल, उसको हम बोलते हैं सिग्नल रिसीवर डोमेन। ओके, या हम बोल सकते हैं उसको सेंसर डोमेन। सेंसर डोमेन, जब लाइट आएगी तो उसको सेंस करने का काम कौन करेगा? एन टर्मिनल करेगा। और सी टर्मिनल जो होता है, ये जो सी टर्मिनल होता है, इसको हम बोलते हैं आउटपुट डोमेन। क्या बोलते हैं इसको? आउटपुट डोमेन। आउटपुट डोमेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि सी टर्मिनल पे एक रिएक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। सी टर्मिनल पे क्या होता है? फॉस्फोराइलेशन होता है। एंड फॉस्फोराइलेशन के बाद क्या होता है? डिफरेंट टाइप की सिग्नलिंग कैस्केड होती है। ओके, मतलब इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग कैस्केड जो होगी वो सी टर्मिनल में फॉस्फोराइलेशन के बाद होगी। तो मतलब ये कि सी टर्मिनल हमारा क्या काम कर रहा है? एक तरीके से आउटपुट डोमेन का काम कर रहा है। क्लियर? तो फर्दर हम बोल सकते हैं कि आफ्टर सी टर्मिनल phosphorylation, after C terminal phosphorylation, signaling cascade will start. Signaling cascade will start. ओके, कैस्केड विल स्टार्ट। हम आगे बात करेंगे कि क्या होती है सिग्नलिंग कैस्केड और किस तरह से डाउनस्ट्रीम रेगुलेशन होता है। ओके, एट द मॉलिक्यूलर लेवल वी विल टॉक अबाउट मॉलिक्यूलर लेवल इन आवर नेक्स्ट पार्ट। ठीक, तो ये कुछ बेसिक्स की पॉइंट है जो हमें पता होने चाहिए। चलिए अब डायरेक्टली हम डायग्राम्स के थ्रू समझते हैं कि किस तरह से हम फाइटोक्रोम को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, तो पहले इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसे इरेज करते हैं। ठीक, चलिए। ओके, ठीक, तो हमने बोला कि फाइटोक्रोम जो होते हैं वो डायमेरिक स्ट्रक्चर होते हैं, तो हम और वो भी आइडेंटिकल होते हैं। तो हम क्या करते हैं? एक मोनोमर को बना लेते हैं, फिर उसी की तरह से दूसरा डायमर सेम हम उसमें जोड़ देंगे तो हमारा डायमेरिक स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक, क्या होता है? तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ फाइटोक्रोम। ओके, स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ फाइटोक्रोम। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फाइटोक्रोम का स्ट्रक्चर बना हुआ है। चलिए देखते हैं एक कंपोनेंट को कि क्या होता है और किस तरह से इनका सिग्निफिकेंस है। ओके, तो बेसिकली फाइटोक्रोम जो होते हैं वो दो पार्ट से मिलकर बने हुए होते हैं, एक प्रोटीनेशियस पार्ट और दूसरा पिगमेंट पार्ट। ओके, पहली बात क्या याद रखनी है कि फाइटोक्रोम जो होते हैं वो बेसिकली दो पार्ट से मिलकर बने हुए हैं। पहला पोर्शन क्या है? प्रोटीन पार्ट, और दूसरा पोर्शन क्या है? पिगमेंट पार्ट। क्लियर? प्रोटीन पार्ट और पिगमेंट पार्ट। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर ये देख सकते हैं, फाइटोबिलिन करके लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? फाइटोबिलिन। और यहाँ पे लिखा हुआ है थायोएस्टर बॉन्ड। तो ये जो फाइटोबिलिन जो है, ये हमारा फाइटोबिलिन है। ये क्या है? ये हमारा फाइटोबिलिन जो है ये हमारा पिगमेंट पोर्शन है। ओके, फाइटोबिलिन हमारा पिगमेंट पोर्शन है जो कि जीएफ करके एक डोमेन है, एन टर्मिनल में पाया जाने वाला जीएफ डोमेन है, उसमें थायोएस्टर लिंकेज के थ्रू जुड़ा हुआ है। किससे? थायोएस्टर लिंकेज के थ्रू जुड़ा हुआ है। क्लियर? बेसिकली देखा जाए तो इसमें प्रोटीन पार्ट जो होते हैं, किसी भी प्रोटीन की अगर आप बात करेंगे तो उसमें एक चीज तो बहुत ही कॉमन होगी, एन टर्मिनल और सी टर्मिनल। क्लियर? हर एक प्रोटीन में एक एन टर्मिनल पाया जाता है, एक सी टर्मिनल पाया जाता है। ठीक, तो एन टर्मिनल जो होता है, इसका जो एन टर्मिनल है उसे हमने बोला था सेंसर डोमेन। उसे हम क्या बोलते हैं? सेंसर डोमेन। जो हमारा एन टर्मिनल होता है वो सेंसर डोमेन होता है। मतलब ये कि जब रेड लाइट आएगी तो उसका जो एब्जॉर्प्शन होगा, उसका जो परसेप्शन होगा वो कहां से होगा? एन टर्मिनल के थ्रू होगा। किसके थ्रू होगा? एन टर्मिनल के थ्रू होगा। क्लियर? बेसिकली हमारे पास दो पार्ट है, एन टर्मिनल एंड सी टर्मिनल। एन टर्मिनल जो है वो सिग्नल परसेप्शन का काम कर रहा है
और सी टर्मिनल जो होता है, ये जो सी टर्मिनल होता है, इसको हम बोलते हैं आउटपुट डोमेन। इसको हम क्या बोलते हैं? आउटपुट डोमेन। आउटपुट डोमेन। आउटपुट डोमेन का मतलब आप समझ गए होंगे। मतलब ये कि आगे की फर्दर जो सिग्नलिंग की जो प्रोसेस है वो कहां से मेडिएट होगी? सी टर्मिनल के थ्रू मेडिएट होगी। मींस ये कि जब रेड लाइट फॉल होगी तो आपका जो एन टर्मिनल है फाइटोक्रोम का, उसने रेड लाइट को एब्जॉर्ब किया, ओके, एंड देन आगे की जो प्रोसेस डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग कैस्केड होगी वो कौन प्रोसेस करेगा? सी टर्मिनल के थ्रू प्रोसेस होगा। क्लियर? बेसिकली एन टर्मिनल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि एन टर्मिनल खुद 3 सब डोमेन्स में डिवाइड है। इसके भी 3 सब डोमेन्स, ओके। तो कौन कौन से डोमेन है? पीएस डोमेन, जीएफ डोमेन, पीएचवाई डोमेन। क्लियर? अब फंक्शन क्या है इसके? ओके, पीएस जो होता है, पीएस वो क्या करता है? पीएफआर फॉर्म को स्टेबल करता है। क्या करता है ये? पीएफआर फॉर्म को स्टेबल करता है। क्लियर? क्या करेगा ये? पीएफआर फॉर्म को स्टेबल करेगा। स्टेबिलिटी ऑफ द पीएफआर फॉर्म। बेसिकली हमें पता है कि फाइटोक्रोम के 2 फॉर्म होते हैं, एक पीआर फॉर्म होता है, एक पीएफआर फॉर्म होता है। तो जब पीआर से पीएफआर में कन्वर्जन होगा रेड लाइट की प्रेजेंस में, तो फिर क्या होगा? वो जो पीएफआर फॉर्म बना है उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने का काम कौन करेगा? पीएस डोमेन करेगा। ठीक। जीएफ डोमेन के बारे में हमने देखा कि जीएफ डोमेन एन टर्मिनल पे पाए जाने वाला वो डोमेन है, वो सब डोमेन है जिसमें क्या होते हैं? पिगमेंट पोर्शन एसोसिएट होते हैं। ओके, अगर एक मेन पॉइंट है यहां आपको पता होना चाहिए कि जो सिंथेसिस होती है, पिगमेंट पोर्शन की जो सिंथेसिस होती है वो क्लोरोप्लास्ट में होती है। क्लोरोप्लास्ट में होती है, ओके। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? पिगमेंट सिंथेसाइज होता है। और ये जो प्रोटीन पार्ट है, प्रोटीन पार्ट जो है वो कहां पे होता है सिंथेसिस? वो साइटोसोल में सिंथेसिस होता है। ओके, प्रोटीन पार्ट जो है इसका प्रोटीन पार्ट है वो कहां पे सिंथेसाइज होता है? साइटोसोल में सिंथेसिस होता है। मतलब ये कि पिगमेंट पोर्शन पहले आपका पिगमेंट पोर्शन पहले क्या हुआ? क्लोरोप्लास्ट में सिंथेसिस हुआ। तो हम क्या देख रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट रीजन वो रीजन है जहां पे क्या हो रहा है? क्लोरोप्लास्ट में क्या हो रहा है? सिंथेसिस हो रही है। किसकी हो रही है सिंथेसिस? आपके ये फाइटोबिलिन की, पिगमेंट पोर्शन की। और प्रोटीन पोर्शन जो है वो कहां पे सिंथेसाइज हो रहा है? साइटोसोल में सिंथेसाइज हो रहा है। तो मतलब ये कि क्लोरोप्लास्ट में ये सिंथेसाइज हुआ, फाइटोक्रोम वाला पार्ट जो पिगमेंट पार्ट है वो सिंथेसाइज हुआ, एंड देन ये साइटोसोल में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक। साइटोसोल में ट्रांसपोर्ट होने के बाद क्या, यहाँ पे जो आपका प्रोटीन पार्ट पड़ा हुआ है उसके साथ जाके ये पर्टिकुलर गैप रीजन पे ये बाइंड हो जाता है। किसके थ्रू? थायोएस्टर बॉन्ड के थ्रू। क्लियर? ये बातें क्लियर हो गई। और आप इसको देख सकते हैं, पीएचवाई डोमेन जो है ये यहाँ पे पीआईडी डोमेन के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब इसका ये एंड पोर्शन है, एन टर्मिनल का एंड पोर्शन सी टर्मिनल के साथ एसोसिएट करने में मदद कर रहा है। क्लियर? बीच में यहाँ पे एक रेड कलर का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये एक हिंज रीजन है। हिंज रीजन वो रीजन होते हैं बेसिकली जो 2 स्ट्रक्चर्स को कनेक्ट करते हैं। ठीक, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हिंज रीजन के थ्रू ये दोनों कनेक्टेड है। ठीक। अब सी टर्मिनल की बात करें तो सी टर्मिनल में क्या होता है? एक एचकेआईडी डोमेन है और 2 पीआईडी डोमेन है। क्या क्या है? एक एचकेआईडी डोमेन है और 2 पीआईडी डोमेन है। एचकेआईडी डोमेन जो होता है उसको हम बोलते हैं हिस्टिडीन काइनेज रिलेटेड डोमेन। एचकेआईडी को हम क्या बोलते हैं? हिस्टिडीन काइनेज रिलेटेड डोमेन। हिस्टिडीन काइनेज रिलेटेड डोमेन। और हमने क्या बोला, अभी जो सी टर्मिनल होते हैं वो आउटपुट डोमेन होते हैं, है ना? मतलब सिग्नल परसीव करने के बाद सी टर्मिनल ही ऐसे पोर्शन है जो कि क्या होंगे, ये फर्दर डाउनस्ट्रीम प्रोसेस करेंगे न्यूक्लियस के पास। ठीक है, होगा क्या, यहाँ पे 2 पीआईडी डोमेन है। ओके, पीआईडी डोमेन का मतलब होता है पास रिलेटेड डोमेन। पीआईडी डोमेन का मतलब क्या है? पास रिलेटेड डोमेन। पीआईडी डोमेन का मतलब होता है पास रिलेटेड डोमेन। पास रिलेटेड डोमेन। अभी जो पास रिलेटेड डोमेन होता है ना, इसकी एक बहुत ही डिस्टिंग्विश फीचर है। क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है इसके पास? कि इसके पास एनएलएस पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है पीआईडी डोमेन के पास? पीआईडी डोमेन के पास पाया जा रहा है एनएलएस। एनएलएस
और एनएलएस का मतलब होता है न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल या सीक्वेंस। एनएलएस का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सीक्वेंस। क्या होता है? न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सीक्वेंस मतलब ये ऐसे सीक्वेंसेस पाए जाएंगे इनके पास जो कि इन्हें न्यूक्लियस में ट्रांसपोर्ट करने के लिए मदद कर पाएंगे। बेसिकली ये फाइटोक्रोम का जो स्ट्रक्चर है हमें पता है कि अल्टीमेटली इसे कहाँ जाना है, न्यूक्लियस में जाके कोई डीएनए पे इनका पर्टिकुलर रीजन होगा, वहां पे जाके इन्हें बाइंड करना है और फर्दर रिस्पॉन्स देना है। तो अगर आपको न्यूक्लियस, तो हमें पता है कि डीएनए और या जीनोम हमारा न्यूक्लियस में पाया जाता है। तो अगर इन्हें न्यूक्लियस तक जाना है तो न्यूक्लियस में जाने के लिए भाई कोई ऐसे ही न्यूक्लियस में तो चला नहीं जाएगा कुछ भी। आपको पता होगा कि हर एक ऑर्गेनेल में जाने के लिए डिफरेंट टाइप के सीक्वेंसेस होते हैं, स्पेसिफिक टाइप के सीक्वेंसेस या टैग होते हैं, सिग्नलिंग सीक्वेंस होते हैं, जिसके बेसिस पे ये रिकॉग्नाइज किया जाता है कि हाँ इस पर्टिकुलर पार्ट को या इस पर्टिकुलर चीज को किसी ऑर्गेनेल के अंदर जाना है कि नहीं जाना है। अगर वो पर्टिकुलर सिग्नल पाए जाएंगे तो वो अंदर जा पाएगा, नहीं पाए जाएंगे तो नहीं जा पाएगा। तो मतलब ये कि इनके पास एनएलएस किस लिए पाया जा रहा है? एनएलएस ऐसे सिग्नल्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस में ट्रांसपोर्ट के लिए आपको यूज करते हैं। जब तक आपके पास एनएलएस रहेगा तो आप आराम से इजिली इसमें ट्रांसफर कर सकते हो। डिफरेंट एक्चुअली होता क्या है ना, किसी भी सेल ऑर्गेनेल्स में जाने के लिए जब कोई भी प्रोटीन या कोई भी मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो जाता है तो उनको डिफरेंट प्लेस पे हमें ट्रांसपोर्ट करना रहता है। तो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो उसके एक स्पेसिफिक सिग्नल सीक्वेंस के बेसिस पे होता है। अगर वो स्पेसिफिक सिग्नल सीक्वेंस प्रेजेंट है तो वो वहां पे ट्रांसपोर्ट हो पाएगा, अदरवाइज उसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा। तो ये बात आपको समझ में है कि एनएलएस क्या है और इसका सिग्निफिकेंट रोल क्या है। ठीक, तो दो चीजें हैं पीआईडी के बारे में, दो चीजें हैं। पहली बात तो ये कि इसके पास दो पीआईडी डोमेन है, यहाँ पे दो पीआईडी डोमेन है और दोनों के पास एनएलएस पाया जा रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये न्यूक्लियस में ले जाने के लिए पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को हेल्प कर रहे हैं। क्लियर? ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है ये मोनोमेरिक यूनिट है। अब हमने क्या बोला था शुरू में कि जो फाइटोक्रोम होता है वो डायमेरिक यूनिट होता है। तो ये तो सिंगल यूनिट है ना, ये तो सिंगल यूनिट है। तो ठीक ऐसी ही एक यूनिट और आएगी और डायमेरिक स्ट्रक्चर बनाएगी। अब ये डायमेरिक स्ट्रक्चर कहां से बनेगा, सवाल ये उठता है। तो बात ये है कि ये जो पीआईडी डोमेन होता है, ये पीआईडी डोमेन होता है, यहीं पे एक और ठीक ऐसा ही ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऐसा ही एक बार आप यहाँ पे रख दीजिए तो एक और यूनिट बन जाएगी, है ना। और कुछ इस तरह से एन टर्मिनल, सी टर्मिनल, फिर जाके सी टर्मिनल यहाँ पे। मतलब ये कि देखिए पास, जीएफ, फाई, ये तीन डोमेन हो गए। एचकेआरडी, पीआरडी, पीआरडी ये दूसरा डोमेन हो गया। अब नीचे क्या आ जाएगा, फिर सी टर्मिनल आ जाएगा, फिर एचकेआरडी, पीआरडी, पीआरडी। तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, थोड़ा इमेजिन करिए, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, डायमेरिक स्ट्रक्चर बना लेंगे। यहीं पे एचकेआरडी, यहीं पे पीआरडी, फिर पीआरडी रख दीजिए आप। क्लियर? और फिर जाके नीचे क्या हो जाएगा, आपका एन टर्मिनल हो जाएगा, पास और गैप और पीएचवाई। चलिए मैं आपको इजीनेस के लिए थोड़ा बना देता हूँ। क्लियर? तो एक बात आप याद रख लीजिएगा कि पीआरडी डोमेन जो है वो सी टर्मिनल में पाया जा रहा है। क्या कर रहा है, इसके पास एनएलएस होती है। दूसरी बात है कि डाइमराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर? पास का फंक्शन आपको समझ में आ गया। फाइटोक्रोम का जो पीएफआर फॉर्म होता है उसको स्टेबल करता है। जीएफ जो होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे यूनिट होते हैं जहां पे आपका पिगमेंट पोर्शन आके जो होता है थायोएस्टर बॉन्ड के थ्रू। पीएचवाई हिंज रीजन के साथ एसोसिएट होता है। क्लियर? पीआईडी डोमेन दो होते हैं, दोनों के पास एनएलएस पाया जाता है। क्लियर? एचकेआईडी जो होता है वो हिस्टिडीन काइनेज रिलेटेड डोमेन होता है। मतलब ये कि जब लाइट को सेंस करेगा, जब ये जो आपका ये सेंसर डोमेन है लाइट को सेंस करेगा तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन होगा। यहाँ पे क्या होता है, सी टर्मिनल पे फॉस्फोराइलेशन होता है। फॉस्फोराइलेशन कहाँ पे होता है, बेसिकली सेरिन थ्रियोनिन पे होता है। ठीक है, बेसिकली कहाँ पे होता है, सेरिन थ्रियोनिन पे फॉस्फोराइलेशन होता है। जब सेरिन थ्रियोनिन पे फॉस्फोराइलेशन होता है ये एक ऑटो कैटालिटिक प्रोसेस है, अपने आप हो जाती है। ठीक है, एक्टिवेशन इसका अपने आप हो जाता है सेरिन थ्रियोनिन पे। तो सेरिन थ्रियोनिन पे जब फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा, क्लियर, ये एचकेआईडी डोमेन पे यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा तो फिर ये एक्टिव हो जाएंगे। ठीक, एक्टिव कैसे हो जाएंगे, जब तक फॉस्फोराइलेशन नहीं हुआ रहता तब तक इसका जो एनएलएस है, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल, तब तक एक्सपोज नहीं होता। और जैसे ही फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा ये एक्सपोज हो जाएंगे। क्लियर? और अब ये न्यूक्लियस में जाने के लिए रेडी है। हम आगे की प्रोसेस देखेंगे कि किस तरह से ये फंक्शन मीडिएट करते हैं।
बट अभी आप यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं। क्लियर? अभी तो हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं और एक ओवरव्यू दे रहे हैं आपको। ठीक, तो ये बातें क्लियर हो गई। अब चलिए देखते हैं किस तरह से इसका दूसरा डोमेन जुड़ सकता है। ठीक है, चलिए। तो मैंने बोला कि ठीक इसी तरह से आप एक और डोमेन ले लीजिए। क्लियर? तो करना कुछ नहीं है आपको, सिंपल सा है ये, बहुत ही सिंपल है। जस्ट देखते रहिए, ये देखिए। ओके, क्लियर? ठीक यहीं पे क्या हो गया, सी टर्मिनल हो गया। ओके, ये हो गया HKRD डोमेन, ये हो गया आपका पास रिलेटेड डोमेन, ये भी आपका क्या हो गया, पास रिलेटेड डोमेन। ठीक, और यहाँ पे ये हिंज रीजन हो जाएगा, ये पर्टिकुलर हिंज रीजन हो गया। ठीक है, ठीक ऐसा स्ट्रक्चर आप अब एन टर्मिनल का भी ले सकते हैं। ये आपका एन टर्मिनल हो जाएगा। ठीक, एन टर्मिनल में क्या है, PS, PAS, GAF एंड देन PHY। ओके, और आपको पता है कि GAF पे क्या होता है, पिगमेंट पोर्शन एसोसिएट होता है ना, पिगमेंट पोर्शन जुड़ा रहता है। तो कुछ इस तरह से ये इसकी फंक्शनल यूनिट हो गई, कुछ इस तरह से क्या हुआ, इसकी फंक्शनल यूनिट हो गई। तो आपको ये चीज समझ में आ गई, इसका स्ट्रक्चर और सारी चीजें, फंक्शन, जो इसके जो मेन कंपोनेंट है वो समझ में आ गया होगा। अब आपको मैं एक कोड बताता हूँ जिसके थ्रू हो सकता है कि आप इसे याद न कर पा रहे हो। तो एक सिंपल सा कोड है जिसके थ्रू आप याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, तो कोड क्या है, ये कौन कौन से डोमेन पाए जा रहे हैं। ठीक, कोड क्या है वो देखते हैं, ये सभी डोमेन्स के लिए। ठीक है, तो इसे चलिए इरेज करते हैं, देन देखते हैं, यहीं पे देखते हैं, इसे यहाँ पे डिलीट कर दें इसको। चलिए, ठीक, ओके ओके ओके, चलिए, ओके ओके फाइन। तो हमारे पास क्या क्या है, HKRD है ना, HKRD है, PRD है, PRD है, देन PS है, GF है, PHY है। क्लियर? तो HKRD जो है, ये जो HKRD है, HKRD जो रीजन है, इसको हम ऋतिक रोशन से कंसीडर कर सकते हैं क्या, ऋतिक रोशन से। कोड हम बताने जा रहे हैं, कोड। ओके, इसको हम कैसे ऋतिक रोशन से कंसीडर कर सकते हैं, HKR ऋतिक रोशन। और PRD को आप प्रदीप से कंसीडर कर सकते हैं। PRD क्या है, प्रदीप, PRD इज इक्वल टू प्रदीप। ओके, तो मतलब ये कि ऋतिक और प्रदीप, ऋतिक और प्रदीप जो कि सी टर्मिनल के पास है। ठीक, सी कोड क्या हमारा, सी टर्मिनल पे स्टार्ट हो रहा है, इसलिए सी। ऋतिक और प्रदीप फिजिक्स में गपला करके पास हो गए। PHY को आप फिजिक्स ले सकते हैं, PHY को आप क्या ले सकते हैं, फिजिक्स ले सकते हैं। ओके, फिजिक्स, फिजिक्स में गफला, GF यानी गैप को आप गफला बोल सकते हैं, गैप को आप क्या बोल सकते हैं, गफला। फिजिक्स में गफला करके क्या हो गए, पास हो गए। PS पास का पास हो गए। तो आपका कोड क्या बन गया, सी, ऋतिक और प्रदीप फिजिक्स में गफला करके पास हो गए, फ्रॉम सी टर्मिनल टू एन टर्मिनल। ओके, तो आई होप कि ये कोड आपको याद करने में बहुत मदद करेगा। और इसी के साथ एक और चीज, अब कौन सा यूनिट क्या फंक्शन करता है, इसको कैसे याद रखें, है ना। तो देखिए होता क्या है, जो GF जिसको हमने गफला बोला था, गफला करने वाले, तो गफला करने वाले हमेशा अपना रंग बदलते रहते हैं। तो मतलब GF वो वाला पोर्शन है जहां पे रंग बदलना है, रंग यानी पिगमेंट से रिलेटेड। तो गफला करने वाले जो लोग हैं उनपे क्या होगा, उनपे आपका पिगमेंट पोर्शन आके जुड़ेगा। क्लियर? एनालॉजी समझ में आ रही है ना, कि जो गफला करने वाले लोग हैं उनके रंग बदलते रहते हैं, और रंग कम बदलेंगे जब उनके पास पिगमेंट होगा। तो मतलब ये GF यूनिट पे क्या होता है, फाइटोबिलिन या पिगमेंट पोर्शन आके जुड़ता है। क्लियर? दूसरी बात क्या है, PRD डोमेन जो होते हैं वो डायमेरिक यूनिट बनाते हैं, है ना। तो PRD को आप प्रदीप या तो फिर परेड ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं। तो परेड करने वाले लोग हमेशा साथ में चलते हैं, एक दूसरे के साथ में चलते हैं। तो इससे क्या होगा, तो साथ में ले जाना मतलब क्या है, डायमेरिक यूनिट बनाना या मल्टीमेरिक यूनिट बनाना। कोई चीज साथ में कब चलेगी, जब आप डाइमर बना लोगे। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि प्रदीप इज इक्वल टू
क्या परेड, और परेड में क्या होता है आप साथ साथ चलते हैं, तो मतलब ये कि पीआईडी डोमेन जो होते हैं वो डायमेरिक यूनिट बना सकते हैं। क्लियर? तो आई होप कि ये आपको छोटा सा जो कोड है और जो एनालॉजी के थ्रू आप समझे हैं आपको अच्छा लगेगा। मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।